हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेवी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2 करेंगे। फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका क्रेडिट स्कोरिंग के बारे में, जो आपका सिविल स्कोर वगैरह होता है कस्टमर का, उसके बारे में ही है। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि एक अच्छा क्रेडिट स्कोर किसे कह सकते हैं और कौन सी 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी CICs हैं जो हमारे देश में करंटली काम कर रही हैं। तो व्हाट इज़ ए गुड स्कोर? अब सवाल ये है कि एक अच्छा क्रेडिट स्कोर किसे कहा जा सकता है। मान लीजिए कोई कस्टमर आपकी ब्रांच में आता है या बैंक में आता है, तो हम कब ये मानेंगे कि वो एक अच्छा क्रेडिट स्कोर होल्डर है। हमने पहले ही देखा कि जो क्रेडिट स्कोर होता है वो 300 से लेकर 900 के बीच में होता है। तो क्या हम 700 को एक अच्छा क्रेडिट स्कोर मानेंगे या 850 या उससे ज़्यादा क्रेडिट स्कोर होता है उसे अच्छा मानेंगे? तो इसी के बारे में हमें यहाँ पर जानना है फ्रेंड। तो ये डिपेंड करता है बैंक की अपनी खुद की गाइडलाइन पर। Whether a score is good or not will depend on the bank's internal policy। कोई स्कोर जो है क्रेडिट स्कोर अच्छा है या नहीं, ये डिपेंड करेगा कि बैंक की इंटरनल पॉलिसी क्या कहती है। इस कस्टमर प्रोफाइल, जो कस्टमर उसकी प्रोफाइल कैसी है, एंड इट्स रिस्क एपेटाइट, और जो बैंक है उसकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, कितना रिस्क लेने के लिए बैंक तैयार है। तो इन बातों के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई क्रेडिट स्कोर अच्छा है या नहीं। बैंक की इंटरनल पॉलिसी डिसाइड करती है, जो कस्टमर है उसकी प्रोफाइल, और रिस्क एपेटाइट ऑफ द बैंक, बैंक की रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, उसके ऊपर ही डिसाइड होगा कि कोई क्रेडिट स्कोर अच्छा है या नहीं। अब हमें पता है कि क्रेडिट स्कोर की वैल्यू 300 से लेकर के 900 तक होती है। जो क्रेडिट स्कोर होता है फ्रेंड्स वो 3 डिजिट का नंबर होता है, और ये 300 से लेकर 900 के बीच में होता है, या 300 भी हो सकता है और 900 भी हो सकता है। अब सम बैंक में परसीव 700 एज ए गुड स्कोर। अब कुछ बैंक ऐसे होंगे जो 700 को एक अच्छा स्कोर मान करके चलते हैं, जबकि कुछ ऐसे बैंक होंगे जो कि इसको 700 को अच्छा स्कोर नहीं भी मानते हैं। दस इन इंडिया डिफरेंट बैंक विल रैंक डिफरेंट स्कोर एज ए गुड। तो हमारे देश में अलग अलग बैंक अलग अलग स्कोर को जो है अच्छा स्कोर मान करके चलते हैं। कुछ बैंक ऐसे होंगे जो 700 को अच्छा स्कोर मान कर चलेंगे। हो सकता है कोई बैंक ऐसा हो जो ज़्यादा रिस्क लेने में कैपेबल हो, वो 650 को ही एक अच्छा स्कोर मानकर चलता हो। या कोई बैंक ऐसा होगा जो 800 या 800 से ज़्यादा क्रेडिट स्कोर है उसे ही सेफ मान करके चलता हो। तो डिपेंड करता है फ्रेंड्स बैंक की इंटरनल पॉलिसी क्या कहती है, बैंक कितना रिस्क लेने के लिए तैयार है, इन सभी बातों पर। फिर भी स्टिल ऑन एवरेज अगर कहा जाए तो एक स्कोर जो कि 700 या उससे ऊपर का जो स्कोर होता है उसे अच्छा माना जा सकता है। तो स्टिल एनी स्कोर अबव 700 में बी कंसिडर गुड बाई बैंक। तो 700 से ऊपर ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो 700 या 700 से ज़्यादा का क्रेडिट स्कोर अगर किसी कस्टमर का है तो उसे अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली होती है कि मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास में आता है जिसका क्रेडिट स्कोर 850 है। हो सकता है उसने पहले कभी लोन वगैरह ना लिया हो, या कुछ भी सिचुएशन है, या पहले लोन लिया है उसने हमेशा टाइम पर रीपेमेंट करी हुई, इसलिए उसका क्रेडिट स्कोर 850 है। लेकिन इस बार जब उसने आपके बैंक से लोन लिया और उसके बाद उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो हम इस चीज़ को रोक नहीं सकते हैं। तो वही मतलब है कि क्रेडिट स्कोर केवल एक इंडिकेशन होता है कि ये कस्टमर अच्छा है, आगे अच्छा रहेगा, इस बात के बारे में जानकारी नहीं देता है। अब वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने एक 850 स्कोर वाले कस्टमर को लोन दिया और वो नहीं लौटा पा रहा, तो उससे कैसे हमें रिकवरी करनी है, ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। तो वही कह रहे हैं कि बट क्रेडिट स्कोर इज ओनली इंडिकेटिव टूल। ये सिर्फ एक इंडिकेशन होता है रिस्क को मैनेज करने के लिए, और इसकी इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है बैंक के इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म। तो बैंक की इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म कैसी है उस पर डिपेंड करेगा कि बैंक पैसा अपना रिकवर कर पाता है या नहीं कवर कर पाता है। तो अच्छा जो क्रेडिट स्कोर होता है वो सिर्फ एक इंडिकेशन देता है कि हाँ ये कस्टमर अच्छा है या नहीं अच्छा है। मान लीजिए कोई कस्टमर 350 क्रेडिट स्कोर का आता है और एक कस्टमर 800 स्कोर का आता है, तो ये बेटर है कि हम 800 वाले क्रेडिट स्कोर वाले कस्टमर को चूज करें। 350 वाले को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन 800 वाले को चूज कर लेंगे। लेकिन अब ये बैंक के ऊपर है कि वो 800 वाले कस्टमर को उसने लोन दिया क्रेडिट स्कोर वाले को, अब उससे पैसे रिकवर करवा पाता है या नहीं करवा पाता, वो बैंक की इंटरनल खुद की कंट्रोल मैकेनिज्म कैसी है, रिकवरी प्रोसीजर कैसा, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। एन ऑब्जेक्टिव थिंग लाइक क्रेडिट स्कोर विल नॉट ओनली हेल्प द बैंक्स टू रिड्यूस डिफॉल्ट बट आल्सो मेक लोन डिसबर्सिंग फास्टर, इम्प्रूव ऑपरेशनल इफिशियंसी एंड ब्रिंग कॉस्ट डाउन। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव चीज़ जैसे क्रेडिट स्कोर, मतलब कहने का क्रेडिट स्कोर जो होता है फ्रेंड्स ये ऑब्जेक्टिव बना दिया गया है। कहने मतलब ये देखिए, कस्टमर की जो जानकारी होती है उसने पहले कितना कहाँ से लोन लिया हुआ है, उस सारे डेटा को लिया जाता है और प्रोसेस करके उसको 3 डिजिट के नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये जो क्रेडिट स्कोर हो जाता है ये सब्जेक्टिव से बदल करके, भाई ये सब्जेक्टिव चीज़ है, किसी कस्टमर ने कब लोन का पैसा वापस किया है नहीं किया है, पहले कितना लोन लिया है कितना नहीं लिया, डिफ़ॉल्ट किया नहीं लिया किया है,
ये सारी बातों सब्जेक्टिव बातें, मतलब कहने का ये थियरी है, लेकिन उसको 3 डिजिट के एक नंबर में बदल देना अपने आप में एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ हो जाती है, अच्छी बात हो जाती है। तो ऑब्जेक्टिव थिंग लाइक क्रेडिट स्कोर केवल बैंकों को डिफ़ॉल्ट को रिड्यूस करने में ही मदद नहीं करते हैं। मतलब अगर अच्छा क्रेडिट स्कोर है तो उसमें मतलब कोई 300 क्रेडिट स्कोर का कस्टमर आता है, कोई 500 का आता है, कोई 700 का आता है, तो बैंक ऑटोमेटिकली 700 वाले को ज़्यादा प्रेफर करता है, तो इससे डिफ़ॉल्ट कम हो जाता है। मतलब कहने का अब 700 स्कोर वाले कस्टमर के रीपेमेंट को रोकने के, मतलब कहने का पैसे को वापस करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो डिफ़ॉल्ट को कम कर देता है और बैंक की डिसबर्सिंग प्रोसेस को फास्टर कर देता है। कैसे फास्टर करता है? मान लीजिए जो है 3 कस्टमर आते हैं, एक 300 क्रेडिट स्कोर, एक 500 क्रेडिट स्कोर और एक 800 क्रेडिट स्कोर का, तो 300 वाले को हमने मना कर दिया सीधे सीधे, 800 वाले को प्रोसेस कर दिया, 500 वाले के बारे में हम सोच रहे हैं कि देना है कि नहीं देना है, तो डिसबर्समेंट प्रोसेस फास्ट हो गई। क्यों? क्योंकि इसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, इसलिए इसको तुरंत ही सैंक्शन कर दिया, इसको हमने मना कर दिया, तो इस वजह से थोड़ा सा डिसबर्समेंट प्रोसेस फास्ट हो जाती है। इंप्रूव ऑपरेशनल इफिशिएंसी, बैंक की ऑपरेशनल इफिशिएंसी बढ़ जाती है और कास्ट भी डाउन हो जाती है। ब्रिंग कास्ट डाउन, कास्ट डाउन कैसे होती है फ्रेंड? देखिए 2 बातें होती हैं। एक तो हम जितने कस्टमर 3 कस्टमर आए उनमें से जिसको मना कर दिया उसमें हमने अपना समय नहीं वेस्ट किया, एक वहाँ पर फ़ायदा हो जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि हम जिसको अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले कस्टमर को पैसा देते हैं उससे रीपेमेंट भी बराबर आती रहती है, तो इस वजह से एनपीए वगैरह भी कम होता है। जब एनपीए कम होता है तो बैंक की कॉस्ट उसमें घट जाती है, क्योंकि एनपीए के लिए प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। अगर 1 करोड़ का लोन है और 20% की प्रोविजनिंग होनी है तो 20 लाख रुपए अलग रखने पड़ते हैं, तो इस तरीके से ये भी कॉस्ट में ही ऐड होता है आपका। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गई बात। तो एक अच्छा क्रेडिट स्कोर किसे कह सकते हैं फ्रेंड? तो ये डिपेंड करता है बैंक की इंटरनल पॉलिसी क्या कहती है, उस कस्टमर की प्रोफाइल, मतलब उस कस्टमर की क्रेडिट रिस्क, मतलब उस कस्टमर का क्रेडिट स्कोर कैसा है, और उस बैंक की क्रेडिट एपेटाइट पर डिपेंड करता है। जो क्रेडिट स्कोर है वो 300 से लेकर के 900 के बीच में रेंज करता है। कुछ बैंक 700 या 700 से ज़्यादा के स्कोर को अच्छा स्कोर मानते हैं, कुछ बैंक इसे अच्छा नहीं मानते हैं। अलग अलग बैंक अलग अलग स्कोर को अच्छा मानते हैं, लेकिन ऑन एवरेज अगर देखा जाए, जनरली हम देखें तो 700 या उससे ज़्यादा का स्कोर अच्छा स्कोर माना जा सकता है। जो क्रेडिट स्कोर होता है फ्रेंड्स वो सिर्फ इंडिकेशन देता है कि रिस्क को मैनेज करने के लिए, हाँ अगर अच्छा क्रेडिट स्कोर है तो रिस्क कम होगा, ऐसा बताता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि बैंक की इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म कैसी है उस कस्टमर से पैसे वापस लेने के लिए। अब एक बार जो क्रेडिट स्कोर बन जाता है तो उससे डिफ़ॉल्ट का रेट कम हो जाता है, मतलब अच्छे रेटिंग वाले कस्टमर को हम पैसा देते हैं तो डिफ़ॉल्ट वो कम करता है, डिसबर्समेंट प्रोसेस फास्ट हो जाती है, और जो बैंक की जो कॉस्ट है लोन को सैंक्शन करने, रिकवरी करने की, उसमें भी कमी आती है फ्रेंड्स। ओके, अब इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल के बारे में। तो देखिए जो क्रेडिट स्कोर होता है वो CIC देती है हमको, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज देती हैं। ठीक है, जो क्रेडिट स्कोर बनता है किसी भी कस्टमर का उसे CIC प्रोवाइड करता है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी। हमारे देश में टोटल 4 हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो CIC टिपिकली जो है बिल्ड स्कोर बेस्ड ऑन 3 हिस्टोरिकल डेटा। तो जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियाँ होती हैं वो किसी भी कस्टमर का जो स्कोर बनाती हैं वो 3 चीज़ें देखती हैं, 3 हिस्टोरिकल डाटा, उसके पास्ट की 3 चीज़ें देखती हैं। एक तो डिफ़ॉल्ट ऑन प्रीवियस क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जो पहले उसने लोन लिया हुआ है उसमें डिफ़ॉल्ट किया है या नहीं किया है, इसकी डेटा से काम लेती हैं। पेमेंट बिहेवियर, उसका पेमेंट का बिहेवियर कैसा है, क्या वो हमेशा पेमेंट करता रहा है या हमेशा 10 दिन 15 दिन लेट करके पेमेंट करता है, तो उसकी पेमेंट हिस्ट्री, पेमेंट बिहेवियर को भी देखते हैं। और प्रीवियस सर्चेज एंड इंक्वायरी भी देखता है। अब प्रीवियस सर्च और इंक्वायरी का क्या मतलब होता है फ्रेंड? देखिए जब भी कोई कस्टमर आपके पास में आता है तो आप उसकी सिविल रिपोर्ट निकालते हैं। ठीक है, आप सोचिए एक कस्टमर जो है अगर 10 बैंकों के पास जाता है एक ही लोन को लेने के लिए, 10 बैंकों के साथ अगर वो अप्रोच करेगा तो 10 बैंक उसकी सिविल स्कोर जनरेट करते हैं। यही है उसकी प्रीवियस सर्च और इंक्वायरी। इसका मतलब वो मतलब लोन लेने के लिए बहुत ज़्यादा पीछे पड़ा हुआ है, तभी तो उसने 10-10 बैंकों में अप्रोच किया हुआ है। और अगर किसी भी बैंक ने उसका लोन सैंक्शन नहीं किया है या किया भी है तो उसके बावजूद भी उसका क्रेडिट स्कोर ख़राब हो जाता है केवल सर्च करने से। ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी कस्टमर जो है 3-4 बार 5 बार अपनी क्रेडिट वो सिविल रिपोर्ट जनरेट करवा लेता है फ्रेंड्स, जान लीजिए, तो उसका क्रेडिट स्कोर इस बात से भी कम पड़ जाता है। उसका क्रेडिट स्कोर बार बार जो है सिविल रिपोर्ट जनरेट करने से भी जो है उसका क्रेडिट स्कोर कम होता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिए कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन जो कंपनियाँ होती हैं वो 3 हिस्टोरिकल डेटा लेती हैं। कौन कौन सा? पहले जो क्रेडिट लोन लिया हुआ है, पहले जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है उसमें डिफ़ॉल्ट है या नहीं है वो चीज़, उसका कस्टमर का पेमेंट का बिहेवियर कैसा है, हमेशा टाइम पर पेमेंट कर रहा है, लेट कर रहा है, एडवांस में पेमेंट कर देता है, पेमेंट हिस्ट्री वगैरह चेक करते हैं। और प्रीवियस सर्च और इंक्वायरी जो वो करता है अपनी क्रेडिट स्कोर की, इन तीनों चीज़ों को ही ले करके
कोई भी सीआईसी ये डिसाइड करती है कि हाँ इस कस्टमर का क्रेडिट स्कोर क्या होगा। तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि अगर किसी कस्टमर का जो आपका क्रेडिट स्कोर है उसको जनरेट करने के लिए किन किन 3 चीज़ों की यूज किया जाता है। तो मान लीजिए आप ही कस्टमर है, फॉर एग्जांपल हम बैंकर्स हैं, फिर भी हम भी एक कस्टमर हैं, अगर हमें लोन लेना होगा तो हमारी भी सिविल रिपोर्ट जनरेट होगी। तो ये बात हमें भी ध्यान रखनी चाहिए कि ये चीज़ें हैं जो बैंक जो है कंसिडर करके चलता है फ्रेंड्स। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपका सीआईसी यूज करता है ये जानने के लिए कि किसी भी कस्टमर का क्रेडिट स्कोर कितना है फ्रेंड्स। ओके, तो इन इंडिया सीआईसीज आर नोन टू इंक्लूड हाई यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट लिमिट स्पेशली इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो हमारे देश में क्या होता है, जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी होती हैं वो क्रेडिट जो लिमिट होती है उसका जो हाईएस्ट यूटिलाइजेशन आप करते हैं उसको इंक्लूड करती हैं, एवरेज नहीं लेती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी कस्टमर ने ओडी करवाई हुई है 7 लाख रुपए की, और उस ओडी में से उसने मान लीजिए कभी 3 लाख निकाल लिया, कभी 4 लाख निकाल लिया, कभी 5 लाख निकाल लिया, तो ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो उसने 4 लाख रुपए निकाले हैं। लेकिन हमारे जो सीआईसी होगी वो क्या लिखेगी यहाँ पर कि 5 लाख रुपए लिख लेगी, जो हाईएस्ट यूटिलाइजेशन किसी कस्टमर ने किया हुआ है अपनी क्रेडिट लिमिट का। और क्रेडिट कार्ड के केस में भी यही होता है। मान लीजिए किसी कस्टमर की क्रेडिट कार्ड की लिमिट मान लीजिए 2 लाख रुपए है, और उसमें से किसी समय में उसने मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन किया 1,80,000 रुपये, तो जो 1,80,000 रुपये मैक्सिमम कभी भी यूटिलाइजेशन किया है उसको जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी इंक्लूड कर लेती हैं क्रेडिट स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए। अ की एडवांटेज ऑफ क्रेडिट स्कोरिंग इज सीआईसीज एबिलिटी टू इस्टेब्लिश ए क्वान्टिफिएबल वैल्यू ऑफ द रिस्क इन व्हाट इज अदरवाइज सब्जेक्टिव प्रोसेस। तो वही कह रहे हैं कि सीआईसी को जो क्रेडिट स्कोरिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें सीआईसी क्या करती है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियां क्या करती हैं, जो एक सब्जेक्टिव प्रोसेस है। मतलब मैंने बताया नहीं आपको कि किसी कस्टमर का पुरानी हिस्ट्री उठा करके देखना, कब लोन लिया है, डिफ़ॉल्ट किया है कि नहीं किया है, क्या टाइम पर पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस सब्जेक्टिव प्रोसेस को ले करके और उसको नंबर में कन्वर्ट कर देना, क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देना, अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है बहुत ही मतलब वंडरफुल वर्क है अगर ऐसे कहना चाहें तो, है ना। क्योंकि किसी भी कस्टमर की पूरी हिस्ट्री को पढ़ करके, समझ करके और उसको एनालिटिक को यूज़ करके 3 डिजिट के नंबर में कन्वर्ट करना अपने आप में एक छोटा मोटा चैलेंज है ना, जिसको सीआईसी कंप्लीट करती है। तो वही कह रहा है कि ये क्रेडिट स्कोरिंग का ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। अ न्यूमेरिक वैल्यू ऑन क्रेडिट डिसिप्लिन ऑफ अ पर्सन इज वेरी यूजफुल फॉर टेकिंग क्रेडिट डिसीजन। जो न्यूमेरिक वैल्यू में बदल जाता है, 3 डिजिट के नंबर में ये जब बदल जाता है तो क्रेडिट का डिसीजन लेना कस्टमर के लिए आसान हो जाता है, बैंक के लिए आसान हो जाता है। जैसे पहले के समय में क्या होता था, कोई कस्टमर आता तो हम ये देखते थे कि पहले उसने लोन लिया है हमारे बैंक से, किसी और बैंक से, उसके पड़ोसी से पूछते थे, या जो भी जानकारी जैसे भी इकट्ठा कर पाते तो वैसे इकट्ठा किया करते थे। लेकिन अब उसी जगह पे ये सारी जानकारी को मिला करके एक 3 डिजिट का नंबर अगर ये 800 लिख गया तो फिर बैंक के लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। तो वही कह रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू में जब ये क्रेडिट स्कोर कन्वर्ट हो जाता है तो बैंकों के लिए ये काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल में हमने ये समझ लिया कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज क्या करती हैं, 3 हिस्टोरिकल डेटा को यूज करती हैं। पहले कोई डिफ़ॉल्ट किया है या नहीं किया है, पेमेंट का बिहेवियर क्या है, उसकी पेमेंट की हिस्ट्री को चेक करते हैं, और प्रीवियस सर्च अगर उसने सिबिल वगैरह की करवाई हुई है अपने क्रेडिट स्कोर की या नहीं करवाई हुई है। तो इन सभी बातों को ही इंक्लूड करके बैंक ये डिसाइड कर सकता है, मतलब हमारी जो सीआईसी होती है वो किसी भी कस्टमर का क्रेडिट स्कोर तैयार करते हैं। मैनेजिंग द क्रेडिट स्कोर। अब वी हैव स्टडी अबाउट 3 इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ क्रेडिट स्कोरिंग। हमने पहले ही देख लिया कि क्रेडिट स्कोरिंग किन 3 बातों से डिसाइड की जाती है। एक तो डिफ़ॉल्ट ऑन प्रीवियस क्रेडिट ट्रांजैक्शन से, कस्टमर के पेमेंट के बिहेवियर से या उसकी पेमेंट की हिस्ट्री से, और प्रीवियस सर्च और इंक्वायरी के बेसिस पर ही हम ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी कस्टमर का क्रेडिट स्कोरिंग कितना होगा। बट टू इफेक्टिवली मैनेज द क्रेडिट स्कोर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई कस्टमर है और उसे अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा रखना है, क्रेडिट स्कोर को वो चाहता है कि उसका क्रेडिट स्कोर हमेशा बढ़िया बना रहे, तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो इफेक्टिवली मैनेज करना है अगर आपको अपना क्रेडिट स्कोर, तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा। एक तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन, पहला पॉइंट जो है इसमें क्रेडिट का यूटिलाइजेशन। अगर मान लीजिए जो कस्टमर है उसका क्रेडिट का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी इंडिविजुअल के क्रेडिट स्कोर में। मतलब कहने का जितना इफेक्टिवली आप क्रेडिट का यूटिलाइजेशन करेंगे उतना ही आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर रहेगा। मान लीजिए आप किसी कस्टमर के लिए जैसे कह रहे हैं कि किसी कस्टमर की अगर सेफ लिमिट 10,000 है और वो सिर्फ उसमें से 5,000 रुपये ही यूज कर रहा है, मतलब कोई कस्टमर है जो 10,000 रुपये तक का लोन ले सकता है और उसने सिर्फ 5,000 रुपये तक का लोन लिया है,
तो वो बहुत ही सेफ कस्टमर है, उसका स्कोर भी अच्छा रहेगा। लेकिन मान लीजिए कोई कस्टमर इसकी लिमिट लोन लेने की 10,000 रुपये है, लेकिन उसने क्या किया 10,000 की तो लोन ले ही रखा है, उसके अलावा भी वो जो है दूसरे बैंकों में जा रहा है और लोन लेने की कोशिश कर रहा है। अगर इफ़ द लिमिट इज़ 10,000 एंड यू आर नॉट फुल्ली यूजिंग इट, आप केवल इसे पूरी तरह से यूज ही नहीं कर रहे हैं बट सीकिंग फर्दर क्रेडिट, बल्कि और भी लोन आपको ज़रूरत पड़ती है, तो यू वुड बी ओवर लेवरेज्ड योरसेल्फ, मतलब कहने का आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट का यूज कर रहे हैं और इस वजह से आपका क्रेडिट जो है कम हो सकता है, फॉल कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो ध्यान रखेंगे कि जो भी आपकी लिमिट है, अगर उस लिमिट के अंदर अंदर रह रहे हैं तो आप एक सेफ कस्टमर होंगे, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा और आपकी जो लिमिट है उसको यूज तो कर ही रखे हैं, उसके अलावा और भी आप अगर लोन चाहते हैं तो आप जो है अपना क्रेडिट स्कोर नीचे ले जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक दो बातें और हैं कि आर द नंबर ऑफ इंक्वायरीज वेरी हाई, क्या ऐसा हो रहा है कि वो कस्टमर बार बार जो है अलग अलग बैंकों में जा रहा है और लोन लेने की कोशिश कर रहा है। हैव यू अप्लाइड एडिशनल क्रेडिट लाइन, क्या आपने रिसेंटली जो है मतलब जैसे अगर क्रेडिट कार्ड पहले से ही था, क्या आपने ओवरड्राफ्ट के लिए या पर्सनल लोन इन सभी के लिए फिर से अभी रिसेंटली अप्लाई किया हुआ है? तो अगर ऐसा आप बार बार कर रहे हैं, अननेसेसरी एंड फ्रिक्वेंट शॉपिंग फॉर द क्रेडिट, अगर आप लोन के लिए अननेसेसरी और बार बार जो है कोशिश करेंगे, आर टू मैनी न्यू अकाउंट्स आर कैन बी टेकन एज एन इंडिकेटर ऑफ बीइंग ओवर हंगरी फॉर द लोन एंड इम्पैक्ट स्कोर निगेटिवली। तो अगर बार बार आप जा रहे हैं, अननेसेसरी विजिट कर रहे हैं बैंकों में लोन के लिए, क्रेडिट के लिए, या बहुत सारे अकाउंट आपने खुलवा रखे हैं, पर्सनल लोन भी लिया हुआ है और ओडी भी ले रखा है, इसके बावजूद भी आपकी ज़रूरत नहीं पूरी हो पा रही, तो और भी अदर टाइप के अगर आप लोन ले रहे हैं तो ऐसे कस्टमर को हम इंडिकेटर के तौर पर देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लोन के लिए भूखा कस्टमर है, ओवर हंगरी है, मतलब कहने का बहुत ज़्यादा लोन की इसको ज़रूरत या चाहत है, ऐसे कह सकते हैं, और ये उसके स्कोर को निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो अगर आपको लोन चाहिए, किसी कस्टमर को लोन चाहिए, तो बहुत ज़्यादा बार उसे इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए किसी को हाउसिंग लोन चाहिए, तो नॉर्मली क्या होता है, वो हाउसिंग लोन लेने आएगा, एक बैंक में जाएगा या दो बैंक में जाएगा, इतने में ही उसका काम हो जाएगा। अगर उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो इतने में ही उसका काम हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसको 4 बैंक या 5 बैंक में ट्राई करने की ज़रूरत पड़ती है, या हाउसिंग लोन लिया थोड़ी दिन बाद ही उसको अदर लोन की तुरंत ही इमीडिएट ज़रूरत पड़ती है, या पड़ती भी है तो उसका क्रेडिट स्कोर अगर मेंटेन रहेगा तो बात बन जाएगी। तो वही है कि मतलब कहने का कि क्रेडिट स्कोर कब खराब होगा, अगर बार बार आप इंक्वायरी करते हैं या रिसेंटली आपने कोई क्रेडिट लाइन के लिए, एडिशनल क्रेडिट लाइन के लिए भी अप्लाई किया, तो इस तरीके से अननेसेसरी अगर ब्रांचों में विजिट करके आप अपना सिविल स्कोर जनरेट करवाएंगे और बार बार लोन के लिए कोशिश करेंगे, तो ये मान लेता है अपना CIC ये मान कर चलेगा कि ये कस्टमर लोन के लिए ओवर हंगरी है और उसका जो स्कोर है वो निगेटिव हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये ध्यान रखेंगे, मतलब कहने का एक अच्छा स्कोर रखने के लिए क्रेडिट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लिमिट 10,000 रुपये है तो विद इन दैट लिमिट आप जो है अपनी क्रेडिट को मेंटेन करिए, उससे कम ही लोन लेकर के काम चला लीजिए। अगर आपकी लिमिट 10,000 है और आपने उसको यूज कर रखा है और फर्दर क्रेडिट आप सीख कर रहे हैं, तो आप ओवर लेवरेज माने जाएंगे और आपका क्रेडिट स्कोर नीचे चला जाता है। बार बार अगर आप जो है अननेसेसरी और फ्रिक्वेंटली जो है क्रेडिट के लिए अप्रोच करेंगे बैंक को, तो वो भी आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। दूसरा पॉइंट है पेमेंट डिफ़ॉल्ट। हाउ मैनी पास्ट अकाउंट्स आर ड्यू, कितने ऐसे अकाउंट हैं जो कि पहले लिए हुए हैं उसने और वो ड्यू हैं। बाई हाउ मैनी डेज और हाउ मच, मतलब कितने दिन से ये ड्यू हैं, पेमेंट करनी है और दे नहीं रहा है कस्टमर, और कितने अमाउंट से पेमेंट पेंडिंग है। द फ्यूअर द बेटर, और जितने कम पेंडेंसी होगी, पास्ट अकाउंट मान लीजिए किसी कस्टमर के 3 लोन हैं और वो तीनों लोन को जो है मतलब बराबर टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहा है, तो वो बहुत अच्छा है, उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। लेकिन मान लीजिए किसी कस्टमर 3 लोन लिए हुए हैं, उसमें से 2 लोन तो वो अच्छा चला रहा है, लेकिन उसमें से एक लोन ऐसा है जिसको वो टाइम टू टाइम भर नहीं पा रहा है, उसका पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो वो उसके क्रेडिट स्कोर को निगेटिव में बदलता है, कम करता है। तो कितने पुराने लोन अकाउंट हैं जिनका पेमेंट ड्यू है, कितने दिनों से और कितने रुपए से ड्यू है, ये सारी बातें मैटर करती हैं आपके क्रेडिट स्कोर के लिए, और जितना कम रहेगा ये ड्यू उतना ही अच्छा रहता है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है यहाँ पर फ्रेंड्स ट्रेड एट्रीब्यूट का। ट्रेड एट्रीब्यूट का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जब भी आप लोन लीजिए तो जो आपका लोन का पोर्टफोलियो हो वो अच्छा मिक्स होना चाहिए, मतलब क्रेडिट कार्ड भी है आपके पास में, हाउसिंग लोन भी है और उसके बाद में ओवरड्राफ्ट भी है। तो इस तरीके जो लोन लें आप तो एक अच्छा मिक्स लें। ऐसा ना हो कि आपके पास में पता चल रहा है कि 6 क्रेडिट कार्ड ही हैं, मतलब आपने लोन लिया हुआ है, एक तरीके से लोन ही है क्रेडिट कार्ड, लेकिन आपने 6 बैंकों से क्रेडिट कार्ड ही ले रखा है, कोई हाउसिंग लोन नहीं है आपका, कोई एजुकेशन लोन नहीं है आपका, कोई ओवरड्राफ्ट वगैरह नहीं है। तो इससे ये मतलब एक अच्छा मिक्स नहीं माना जाता, ये एक ट्रेड एट्रीब्यूट अच्छा नहीं माना जाता है।
तो हाउ ओल्ड आर योर लाइन ऑफ क्रेडिट, जो आपने लोन लिया हुआ है वो कितना पुराना है। व्हाट टाइप ऑफ आर दे, तो किस तरीके का लोन आपने ले रखा है। डू यू हैव ए गुड मिक्स आर इज इट से ऑल क्रेडिट कार्ड, तो मतलब जो आपने लोन लिए हुए हैं क्या वो एक अच्छे मिक्स हैं, मतलब कहने का डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोन है उसमें, या सारे के सारे क्रेडिट कार्ड ही HDFC बैंक से, ICICI बैंक से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, इन सभी से बस क्रेडिट कार्ड ही आप जो है लेकर के घूम रहे हैं। तो अगर आपने सारे क्रेडिट कार्ड ही लेके हैं तो ये एक अच्छा मिक्स नहीं है, ये भी आपके क्रेडिट स्कोर को निगेटिव में कन्वर्ट करता है फ्रेंड्स। ओके, अ हिस्ट्री ऑफ कंसिस्टेंट पेमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ क्रेडिट विल इम्प्रूव योर स्कोर। तो अगर आप कंसिस्टेंटली जो है मतलब बराबर समय से समय रीपेमेंट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आपके लोन हैं उनकी, तो इससे आपका स्कोर इम्प्रूव होता है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर मान लीजिए आपका किसी का क्रेडिट स्कोर अगर मान लीजिए ख़राब है किसी कस्टमर का, तो हम उसे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं, OD ले लीजिए, हाउसिंग लोन ले लीजिए, पर्सनल लोन ले लीजिए, लेकिन सभी पर टाइम टू टाइम आप पेमेंट अगर करते रहेंगे मान लीजिए, तो उससे मिक्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जब आप क्रेडिट के टाइप को यूज करेंगे तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव होता है। अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर पहले से ही क्रेडिट स्कोर ख़राब है तो इतने टाइप के लोन उसे मिलेंगे भी कैसे, तो उस केस में वो प्राइवेट फाइनेंस वगैरह की भी तरफ जा सकता है जहाँ पर उसे लोन मिल जाएगा और वो उसको धीरे धीरे इम्प्रूव भी कर सकता है फ्रेंड्स। ओके, तो हमने ये बात यहाँ पर समझ ली कि क्रेडिट स्कोर को कैसे मैनेज किया सकता है। तो 3 बातें निकल करके आती हैं, एक तो क्रेडिट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, जितनी क्षमता है उतना ही यूज करिए, दूसरा पेमेंट में डिफ़ॉल्ट नहीं करना होता है, और तीसरा ट्रेड एट्रीब्यूट होता है, जिसका मतलब होता है कि आपने जो लोन लिया हुआ है वो एक अच्छे मिक्स में लीजिए। ऐसा ना हो कि सारे के सारे क्रेडिट कार्ड ही आपके पास में या सारे के सारे जो है हाउसिंग लोन ही आपके पास में है। कोशिश करिए कि जो है एक अच्छा मिक्स जो है क्रेडिट का आपका बना रहे, क्रेडिट मिक्स अच्छा होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोन्स आपके पास अवेलेबल हों। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसका में हम देखेंगे पॉजिटिव साइड ऑफ द क्रेडिट स्कोर। अब क्रेडिट स्कोर अगर हम चेक कर लेते हैं तो उससे हमें क्या क्या अच्छी बातें पता चलती हैं कस्टमर के बारे में, उसमें क्या पॉजिटिव साइड होता है क्रेडिट स्कोर के मिलने का। तो देखेंगे गुड क्रेडिट स्कोर विल इंडिकेट द कैरेक्टर ऑफ द बारोअर इन हिज फाइनेंशियल मैटर। तो किसी भी इंडिविजुअल का एक कैरेक्टर बताएगा, कोई भी बारोअर है उसका कैरेक्टर कैसा है फाइनेंशियल मैटर में, अगर उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो ये अपने आप ही क्लियर कर देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी का स्कोर क्रेडिट स्कोर 800 है, इसका मतलब वो फाइनेंशियल मैटर में वो जो बारोअर है जब लोन लेता है तो उसको टाइम से चुकाता है। इस बात के बारे में हमें अपने आप ही गुड क्रेडिट स्कोर से पता चल जाता है। फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इंडिकेटर ऑफ गुड स्कोर। तो अब किसी भी गुड स्कोर कब होगा किसी भी कस्टमर का, वो इन बातों से हम पता कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि कोई कस्टमर आपके पास आता है तो हम ये कैसे जानेंगे कि उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो सकता है या ख़राब। वैसे तो एक नंबर मिलेगी ही 800, तो मान लीजिए उसको नंबर दिया ही जाएगा, पर फिर भी अगर आप किसी कस्टमर को ऐसे ही मिल लीजिए, मान लीजिए उसका सिविल रिपोर्ट नहीं भी जनरेट करते हैं, तो कुछ बातें अगर आप देखें, जैसे फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो उस कस्टमर के अंदर में, अगर उसने डिफ़ॉल्ट किया है 1 या 2 बार तो उसके कंट्रोल के बाहर ही जा करके उसने डिफ़ॉल्ट किया हुआ, तो इस केस में उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा ही होगा। तो अच्छी क्रेडिट स्कोर का जो इंडिकेटर है, एक तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहिए, इस बात का सबूत या एविडेंस मिलना चाहिए कि कस्टमर फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड है। मतलब कहने का जब लोन लिया है, अगर उसने 10 तारीख को पैसे चुकाने हैं तो हर महीने की 10 तारीख को वो पैसे वापस कर रहा है। अगर मान लीजिए किसी बारोअर ने डिफ़ॉल्ट किया है 1 या 2 बार, जो और ऐसे कारण की वजह से जो उसके कंट्रोल के बाहर हैं, तो दोज वुड शो अप ए क्लियर एब्रीवेशन इन एन ओवरऑल कंसिस्टेंट पेमेंट हिस्ट्री। तो जो उसकी पेमेंट हिस्ट्री होगी उसमें ये बात जो है क्लियरली एब्रीवेट होनी चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत जो उसकी CIR होती ना, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उसमें ये बात थोड़ा सा लिखी हुई होनी चाहिए कि 1-2 बार जो इसने डिफ़ॉल्ट किया वो उसके कंट्रोल के बाहर था, इसलिए उससे डिफ़ॉल्ट हो गया है। भाई मान लीजिए कोई कस्टमर है वो पैसे आपके टाइम टू टाइम चुका रहा है EMI, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक आधी बार ऐसा हो ही जाता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जब वो EMI नहीं चुका पाता है, तो उस केस में ऐसा ना हो कि उसका सिविल स्कोर ख़राब हो जाए। इसके लिए जो उसकी रिपोर्ट होगी उसमें एक थोड़ा बहुत लिख दिया जाता है कि हाँ ये उसके बियॉन्ड कंट्रोल था। द लॉन्गर द क्रेडिट हिस्ट्री द बेटर। जितनी ज़्यादा पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री होगी, अगर कोई 20 साल से किसी बैंक का कस्टमर है और वहाँ से लोन लिया, पिछले 20 साल से लोन उसका चला रहा है, किसी कस्टमर का 25 साल से चला रहा है, किसी कस्टमर का 3 साल से चला रहा है, तो ये जितना पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री होगी बैंक के लिए उतना ही बेहतर रहता है। द लेंडर्स असेसमेंट प्रिज्यूमली इम्प्रूव एज इट गेट्स बिगर स्पैन ऑफ रीपेमेंट। मतलब कहने का ये है कि अगर हिस्ट्री ज़्यादा पुरानी होगी, क्रेडिट की हिस्ट्री ज़्यादा पुरानी होगी, तो ये बैंकों के लिए अच्छा रहता है,
क्योंकि जो लोन देगा उसको असेसमेंट करने का टाइम मिल जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई कस्टमर 20 साल से जो है लोन चुका रहा है तो हमें उसने गड़बड़ की है या नहीं की है वो पता करने में ज़्यादा टाइम मिलेगा देन कि कोई कस्टमर जिसका सिर्फ 3 ही साल का पुराना लोन है। अभी 3 साल के पुराने लोन में हो सकता है उसने कभी डिफ़ॉल्ट ना किया हो, लेकिन 20 साल का पुराना अगर किसी कस्टमर का लोन है तो हमें ये क्लियर बात पता चल जाएगी कि पिछले 20 साल में अगर इसने कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया है तो इसका मतलब ये एक अच्छा कस्टमर है। तो वही बात यहाँ पर बोली गई है फ्रेंड्स कि जितनी ज़्यादा क्रेडिट हिस्ट्री पुरानी होती है, लॉन्गर होती है, क्रेडिट हिस्ट्री जितनी बड़ी होगी उतना ही बेहतर रहेगा। वन शुड बी जूडियस अबाउट द क्लोजिंग ओल्ड अकाउंट एंड ओपनिंग न्यू अकाउंट। यहाँ पर ये भी बात बोली जा रही है कि ध्यान रखिए, ऐसा ना करिए कि पुराना लोन अकाउंट बंद करके नया अकाउंट खुलवा लीजिए। ये भी जो है आपके क्रेडिट स्कोर को निगेटिवली इफेक्ट करता है। 3 लाख रुपए का लोन था, उसमें से आपने 50,000 रुपये भरे और उसके बाद में 2.5 लाख रुपए का लोन किसी और बैंक से लिया और 2.5 लाख रुपए इस बैंक को जमा करके तो इस लोन को तो ख़त्म कर दिया। 50,000 पहले जमा किया था, 3 लाख का लोन था, 2.5 लाख का लोन दूसरे बैंक से उठा लिया, तो कुल मिला के ये 3 लाख का लोन तो खत्म हो गया और अब आपके पास केवल 2.5 लाख रुपए का नया लोन दूसरे बैंक में हो गया है। तो आपने पुराना अकाउंट क्लोज कर दिया, नया अकाउंट खोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो है आपके क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करती है। तो बेहतर होगा कि हम पुराने अकाउंट को चलाएं, नए अकाउंट खोलने के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े फ्रेंड्स। ओके, तो पॉजिटिव साइड ऑफ द क्रेडिट स्कोर में हमने समझ लिया कि क्रेडिट स्कोर कब अच्छा हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ें देखनी होती हैं जब क्रेडिट स्कोर किसी भी कस्टमर का अच्छा हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि अच्छा क्रेडिट स्कोर किसी भी बारोवर के फाइनेंशियल मैटर में उसके कैरेक्टर को बताता है। अगर किसी का क्रेडिट स्कोर अच्छा है इसका मतलब वो बारोवर अच्छा है। अब किन किन बातों से हमें पता चलता है कि उसका स्कोर अच्छा होगा? तो एक तो ये है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहिए, कस्टमर जो है फाइनेंशियली डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए, जिस तारीख को पेमेंट करनी उसी तारीख को पेमेंट करे। अगर 1 या 2 बार उससे जो है मतलब डिफ़ॉल्ट हो गया है, कस्टमर ने पेमेंट नहीं की है, ईएमआई नहीं चुका पाया है, तो उसके कंट्रोल के बाहर था वो, तो ये बात जो है जो उसकी रिपोर्ट होगी उसमें लिखी हुई होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा बड़ी क्रेडिट हिस्ट्री होती है उतना ही, जितनी ज़्यादा लंबी क्रेडिट हिस्ट्री होती है उतना ही बेहतर रहता है, क्योंकि जो लोन देने वाला बैंक होगा उसको समय मिल जाता है, बिगर स्पैन ऑफ रीपेमेंट का बहुत ज़्यादा लंबा समय मिल जाता है और उसमें वो पता कर सकता है कि हाँ ये कस्टमर कैसा बिहेव किया है पिछले 15-20 साल में। अगर उसने 15-20 साल में डिफ़ॉल्ट नहीं किया तो अभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, ऐसा मानकर हम चल सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि पुराने अकाउंट को बंद करके नए अकाउंट खोलने के समय बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। अगर हो पाए तो पुराना लोन अकाउंट ही चलाता चाहिए, नए के चक्कर में थोड़ा कम ही पड़ना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब वार्निंग साइन इन क्रेडिट स्कोर, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कब हमें किसी भी कस्टमर का क्रेडिट स्कोर कब ख़राब होगा या कौन सा कस्टमर है जिसका क्रेडिट स्कोर ख़राब होगा, ये बात कैसे पता चल सकती है। तो कुछ वार्निंग साइंस हैं, मतलब किन चीज़ों को हम देख करके ये बता सकते हैं कि इस कस्टमर का क्रेडिट स्कोर ख़राब होने वाला है। द बिहेवियरल पैटर्न ऑफ द बारोवर विल इम्पैक्ट क्रेडिट स्कोर ऑफ द बारोवर। तो कस्टमर जो आपका बारोवर है उसका बिहेवियर कैसा है, उसी के बेसिस पर ही उसका जो है क्रेडिट स्कोर पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। फॉलोइंग आर द सम सिग्नल्स, कुछ सिग्नल हैं जो बताते हैं, जैसे क्रेविंग फॉर क्रेडिट, मतलब कोई ऐसा कस्टमर है जो क्रेडिट के लिए, लोन के लिए पीछे ही पड़ा हुआ है। फ्रीक्वेंट एंड अननेसेसरी शॉपिंग फॉर क्रेडिट, तो मतलब बैंक में बार बार दूसरे बैंकों में जा रहा है, अननेसेसरी लोन ले रहा है, नहीं भी ज़रूरत है तो भी लोन लेने के पीछे पड़ा हुआ है, बार बार अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को वहाँ पर जा कर के सिबिल स्कोर वगैरह जनरेट करवाता है, लोन लेने की कोशिश करता है, तो ऐसे ही कस्टमर का भी क्रेडिट स्कोर खराब होगा। सेवरल न्यू अकाउंट्स आर रीसेंट रिक्वेस्ट फॉर लोन कैन बी टेकन ए साइन ऑफ ओवर हंग्री बारोवर, तो मतलब कई सारे लोन अकाउंट जो है उसके चल रहे हैं और फिर भी उसने रिक्वेस्ट की हुई है कि हमें और लोन चाहिए, तो ये ओवर हंग्री बारोवर है, मतलब लोन के लिए ओवर हंग्री बारोवर है और ऐसे में उसका क्रेडिट स्कोर ख़राब हो जाता है। द लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, मतलब क्रेडिट हिस्ट्री की लेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओल्डर अकाउंट को ज़्यादा बेटर माना जाता है, सो इसलिए आदमी को ज्यूडिशियस होना चाहिए, पुराने अकाउंट को खोल करके नए अकाउंट, मतलब पुराने अकाउंट को बंद करने और नए अकाउंट को खोलने में ज्यूडिशियस होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा ना करे, क्योंकि इससे भी क्रेडिट स्कोर ख़राब होता है। ट्रेड एट्रीब्यूट का मतलब मैंने बताया ही था कि मतलब जो भी कस्टमर ने क्या जो लोन लिया है वो एक गुड मिक्स है क्रेडिट का या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे 6 लोन है और 6 के 6 क्रेडिट कार्ड ही हैं, तो अगर ऐसा नहीं है तो उसके लिए अच्छा है। ये सभी की सभी चीज़ें फ्रेंड्स आपकी जो है कस्टमर के क्रेडिट स्कोर को ख़राब करती हैं। द अबव एक्टिविटी विल अल्टीमेटली डाउन द क्रेडिट स्कोर, तो ये सारी एक्टिविटी अगर उसकी हैं तो ये उसके क्रेडिट स्कोर को ख़राब करती हैं। तो ये वार्निंग सिग्नल है, मतलब कहने का कि एक तरीके से हम ये देख सकते हैं कि कौन से कस्टमर का क्रेडिट स्कोर ख़राब हो रहा है, या आप ही कस्टमर हैं अगर
तो अगर ये चीज़ें करेंगे तो आप जान लीजिए आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब हो रहा है। क्रेडिट के लिए कार्विंग कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पीछे पड़े हुए क्रेडिट के लिए, फ्रिक्वेंटली और अननेसेसरी क्रेडिट के चक्कर में, लोन के चक्कर में पड़े रहते हैं। काफ़ी सारे नए अकाउंट हैं, या आपने रिसेंटली फिर से रिक्वेस्ट की हुई है नए लोन के लिए, ओवर हंगरी बारवर आपको माना जाता है, आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब हो जाएगा। क्रेडिट हिस्ट्री जितनी की लंबाई मायने रखती है, मतलब कहने का अगर आपकी पुराना लोन है तो ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए पुराने लोन को बंद करके नया लोन खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जो ट्रेड एट्रीब्यूट है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब कहने का जो कस्टमर है उसने जो क्रेडिट लिया हुआ है, जो लोन लिया हुआ है, वो एक गुड मिक्स होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सारे के सारे क्रेडिट कार्ड या सारे के सारे पर्सनल लोन ही उसने ले रखे हों। ये सभी एक्टिविटीज़ फ्रेंड्स जो है किसी भी कस्टमर के क्रेडिट स्कोर को डाउन ले करके आती हैं। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स वो यही होगा कि इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जो किसी कस्टमर के क्रेडिट स्कोर को कम कर सकती हैं। पहले जो अभी हमने पढ़ा कि कौन कौन से क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करती हैं, वो भी आपसे पूछ सकता है इनमें से कौन कौन से क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव कर सकती हैं। टू ओवरकम दिस, इसको ओवरकम करने के लिए बोरोवर शुड मेंटेन फाइनेंशियल डिसिप्लिन, रीपे ड्यू ऑन टाइम एंड डू नॉट लवरेज देमसेल्फ। मतलब कहने का यह है कि क्रेडिट स्कोर को कम करने से बचाने के लिए बोरोवर को चाहिए कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन का पालन करे, और जो ड्यूज हैं, जो लोन की ईएमआई है, उसको टाइम टू टाइम रीपे करता रहे, और ओवर लवरेज ना करें, मतलब बहुत ज़्यादा लोन लेने के चक्कर में ना पड़े। अब सवाल ये है कि ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन हम ये कैसे जानेंगे किसी कस्टमर का क्रेडिट स्कोर कैसा है। हाउ टू नो वंस क्रेडिट स्कोर टू मेंटेन फाइनेंशियल डिसिप्लिन। कोई कस्टमर आपके पास आता है, कहता है कि मैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन तो करूँगा, लेकिन मुझे मेरा क्रेडिट स्कोर तो पता चले। तो उसके लिए मैंने पहले ही बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा हुआ है कि कैलेंडर ईयर में एक बार फ्री ऑफ कास्ट जो है हर एक कस्टमर को, है ना, उसकी रिक्वेस्ट पर जो है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ध्यान रखेंगे कि कोई भी कस्टमर अगर चाहता है तो बिना कोई पैसा दिए हुए कैलेंडर ईयर में एक बार जो है अपनी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को ले सकता है। अगर वो उसकी CIR रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी तो उससे वो अपना स्कोर देख सकता है कि हाँ मेरा क्रेडिट स्कोर अभी क्या चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम लास्ट टॉपिक पिक करेंगे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज के बारे में। तो हमारे देश में ध्यान रखेंगे CIC कितनी है, 4 हैं फ्रेंड्स। ओके, हमारे देश में क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी 4 हैं। प्रेजेंटली 4 CICs हैं बीइंग ग्रांटेड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय RBI। RBI ने 4 CICs को सर्टिफिकेट दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन का। पहली है ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड, जिसकी हम बात कर रहे थे बार बार कि सिविल स्कोर जनरेट करते हैं, है ना, बाय डिफ़ॉल्ट हम सिविल ही बोलते हैं, लेकिन कंपनियां 4 हैं हमारे पास में, जिससे भी चाहे क्रेडिट स्कोर जनरेट करवा सकता है कस्टमर, या बैंक कर सकता है। ट्रांस यूनियन सिविल, नॉर्मली बैंक क्या करते हैं, कम से कम 2 कंपनियों का जो क्रेडिट स्कोर है कम से कम 2 कंपनियों से ज़रूर जनरेट करते हैं। तो एक कंपनी हो गई ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड, दूसरी हो गई फ्रेंड्स आपकी इक्विफैक्स, तीसरी हो गई एक्सपेरियन, और चौथी हो गई CRIF हाई मार्क। ठीक है, तो शुरुआत याद रखिए, ट्रांस यूनियन सिविल, इक्विफैक्स, एक्सपेरियन और हाई मार्क, ऐसे ध्यान रख लीजिए। ये 4 कंपनियां हो गई हमारी। बाकी ये पूरा डिटेल है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड, इक्विफैक्स क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक्सपेरियन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और चौथी है CRIF हाई मार्क क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो ये 4 कंपनियां फ्रेंड्स जो हमारे देश में CIC क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज का काम करती हैं। शॉर्ट फॉर्म में ध्यान जरूर रखें, एक तो ट्रांस यूनियन सिविल हो गया, दूसरा हो गया फ्रेंड्स आपका इक्विफैक्स, तीसरा एक्सपेरियन हो गया, और चौथा हाई मार्क हो गया। तो अगर इतना भी ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आप वहाँ पर अटेम्प्ट कर पाएंगे कि हमारे देश में कितनी CICs हैं। तो 4 हैं फ्रेंड्स, चारों के नाम मैंने आपको बता दिए। ट्रांस यूनियन सिविल हो गई, इक्विफैक्स हो गई, एक्सपेरियन हो गई, हाई मार्क हो गई। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें CIC के बारे में कर लेते हैं। तो देखिए CIC कैसे काम करती है, मैंने आपको समझाया था। यहाँ पर एक बैंक होगा, बैंक ने लोन दिया, वो जानकारी CIC को दे दी। CIC ने उस कस्टमर का एक डेटाबेस बनाया हुआ है पहले से ही, या नहीं बनाया है तो अब बना लेगा, उसका डेटाबेस बनाएगा, और उसकी रिपोर्ट जिसे CIR रिपोर्ट कहते हैं वो बन जाएगी। अब कोई अगर दूसरे बैंक में यही कस्टमर अप्रोच करेगा तो ये जो CIR रिपोर्ट है उस दूसरे बैंक को अवेलेबल करवा दी जाती है। अब अगर इस बैंक ने भी लोन पास कर दिया तो ये वाला डेटा फिर CIC को अवेलेबल करवा देगा। तो अब एक लोन इस बैंक से जो मिला था उसका डेटा अपडेट हो गया, दूसरा लोन जो इस बैंक ने दिया उसका डेटा अपडेट हो जाएगा, और इस तरीके से ये रिपोर्ट जो है बनती रहती है। लेकिन अब यहाँ पर ये कंपलसरी है कि जितने भी जितने भी बैंक हैं वो ये डेटा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को ज़रूर प्रोवाइड कर दें। अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो दिक्कत होगी। इसीलिए जो है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005 लाया गया था।
क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज 2005 जो एक्ट है फ्रेंड्स, वो ये कहता है, उसका सेक्शन 17 कहता है कि जितनी भी जो है आपके क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो है CIC को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को सभी जो है मेंबर्स जो होंगे उसके, है ना, ऑब्टेन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन 8 मेंबर्स, तो जितनी भी CICs हैं क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी, उनके सभी बैंक जो है मेंबर होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेंबर्स होते हैं, और उन मेंबर्स से जानकारी इकट्ठा करने का अधिकार दिया गया है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005 के सेक्शन 17 के तहत। तो अगर कोई भी CIC किसी बैंक से किसी कस्टमर के बारे में अगर उसकी डेटा मांगती है लोन से रिलेटेड, तो उस क्रेडिट इंस्टीट्यूशन या बैंक को उस डेटा को क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को अवेलेबल करवाना पड़ेगा। ये संविधान के तहत होता है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये बात है, ठीक है। ऑल द क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, अब यहाँ पर ये भी बात है, जितने भी बैंकिंग होंगे, बैंक होंगे, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन होंगे, शैल बिकम मेंबर्स ऑफ ऑल CICs। अब यहाँ पर ये भी कंपलसरी है कि अगर 4 CIC हैं तो जो बैंक है, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसको चारों के चारों CICs का मेंबर होना कंपलसरी है, ठीक है, और उसके बाद में डेटा भी शेयर करना होगा। तो ऑल द क्रेडिट इंस्टीट्यूशन शैल बिकम मेंबर ऑफ ऑल CICs एंड सबमिट डेटा इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल डेटा टू देम एज पर RBI डायरेक्टिव। तो मतलब कहने का यह है कि एक तो सभी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को मेंबर बनना पड़ेगा CIC का, और डेटा सबमिट करना होगा इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल डेटा। मतलब मान लीजिए CIC, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2017 में कोई CIC बनती है, तो उसके पहले का भी डेटा अगर वो चाहती है हिस्टोरिकल डेटा किसी कस्टमर का, तो वो अवेलेबल करवाना पड़ेगा बैंकों को, किसको, CIC क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को। फर्दर CICs एंड CIIs मतलब क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी एंड क्रेडिट CIE का फुल फॉर्म है क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। CIE का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जो होंगे, इनको क्या करना होगा कि एक दूसरे के साथ में डेटा मेंटेन करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। CICs क्या करेंगी, CIs क्या करेंगे, जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन होगी उसको कलेक्ट करेंगे, मेंटेन करेंगे, और इसे रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे मंथली बेसिस पर। बस इतनी बात ध्यान रखिएगा, मंथली बेसिस पर इसको अपडेट करना होता है, या फिर जैसा भी उनके बीच में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर कोई बैंक कहता है कि हम आपको हर 3 महीने पर डेटा प्रोवाइड करेंगे CIC को, तो भी चलेगा, नॉर्मली मंथली करना चाहिए, लेकिन अगर एग्रीड अपॉन जैसा भी दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाए वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर करनी होती है एज पर किस रेगुलेशन के तहत, 10A के तहत, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2006। अब यहाँ पर ये बात याद रखने वाली नहीं है फ्रेंड्स, बस काम की बात ये है कि सभी की सभी जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होंगे उनको क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को डेटा शेयर करना होता है, बराबर डेटा देते रहना होता है, ठीक है। तो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज के बारे में हमने जान लिया। CICs हमारे देश में कुल मिलाकर के 4 है जिनको RBI ने परमिट किया हुआ है। ये है आपकी ट्रांस यूनियन सिविल, इक्विफैक्स, एक्सपेरियन, हाई मार्क, ठीक है। इन 4 कंपनियों को अलाउ कर रखा है बैंक ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और जो डेटा आपस में शेयरिंग है, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन CIC को डेटा शेयर करते रहें, इसके लिए जो है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005 लाया गया था। उसका सेक्शन 17 कहता है कि सभी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जो इसके मेंबर होने चाहिए, और ये मेंबर आपस में मतलब CIC को डेटा प्रोवाइड करेंगे। जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं, CIs हैं, उन्हें CIC का मेंबर बनना पड़ेगा और डेटा सबमिट करना पड़ेगा एज पर RBI डायरेक्टिव। अब CIC और CIs को आपस में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते रहना होगा, चाहे मंथली बेसिस पर अपडेट करें इस डेटा को, चाहे जैसा भी उनके बीच में म्यूचुअली एग्रीमेंट हुआ हो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के बीच में और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज के बीच में। ये एज पर किस एक्ट होता है फ्रेंड्स, आपका क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2006 के तहत। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ काम की बात नहीं है फ्रेंड्स, तो काम की बात यही है कि 4 क्रेडिट इंस्टीट्यूशन CIC चारों कौन कौन सी हैं, उनके नाम जरूर पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो इसी के साथ में ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी लोग पढ़ते रहिए, और कोविड का समय चल रहा है, थोड़ा सा बच करके ही रहिएगा। थैंक यू सो मच।